हिंद। हम लोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में समझते हैं। ये अभी फिलहाल दो कॉरिडोर बन रहे हैं, एक डीएफसी मतलब एक वेस्टर्न डीएफसी और एक ईस्टर्न डीएफसी बन रहे हैं। ये भारत के लिए पूरी तरह गेम चेंजर साबित होगा। देखिए, जो रेलवे को मुनाफा होता है उसका सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट का हिस्सा आता है वो 63% वो फ्री ट्रेनों से आता है। फ्रेट ट्रेन उसे बोलते हैं जो मालगाड़ी वगैरह होती है, वो कोयला ले जाए, अनाज, सीमेंट वगैरह जो भी ले जाए। भारतीय रेलवे का जो सबसे ज़्यादा फायदा मालगाड़ी से होता है, और मालगाड़ी सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ को ढोती है तो वो कोयला ढोती है, सीमेंट, उर्वरक और उसके बाद खाद्यान्न वगैरह को ढोती है। यही चार चीज़ बेसिकली मालगाड़ियों से ढोया जाता है। उसके बाद आता है ये पैसेंजर ट्रेनें। इससे टोटल इनकम का 27% इनकम होता है, लेकिन इस पे सारा एक्सपेंस इसी में चला जाता है, सबसे ज़्यादा खर्चा इससे आता है। उसके बाद आपका कैटरिंग जो होता है, खाने की पैसे से, उससे टोटल इनकम का 5% होता है, और पार्सल से 3% होता है। 2% विज्ञापन पे देखते होंगे, वहाँ पे ट्रेन और इन पे लिख के चिपका देते होंगे। आजकल तो बाबा रहमानी वाला लिख के चिपका देते हैं सब। लेकिन रेलवे का जो टोटल खर्चा होता है उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा इस सवारी गाड़ियों को आने से चलता है। इसमें 110% इन्वेस्ट हो जाता है, मतलब एक्सपेंस हो जाता है। 100 रुपये कमाई है, 115 रुपये खर्चा है। यानी रेलवे के घाटे का सबसे बड़ा कारण ये पैसेंजर ट्रेन है। इसमें देखिए खर्चा क्यों है, इसको बढ़िया से धुलना पड़ता है, पहले बाहर से, फिर अंदर से धुलो, टॉयलेट को धुलो, उसमें पानी है या नहीं, स्टेशन पे पानी दो, वेटिंग रूम बनाओ, उसमें ट्रेन के अंदर पानी दो, उसमें पंखा लगाओ, लाइट लगाओ, ऊपर निकलने के लिए एक एग्जॉस्ट दो। इसके बाद इसके अंदर टीटी को रखो, टीटी का अपना सैलरी होता है। सोचो कोनो चेन पुलिंग कर देगा, बीच में रुक जाएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा जो फ्यूल खर्च होते हैं वो फिर उसको पकड़ने के लिए अलग से लगाओ। जहर खुरानी होगी, महिला छेड़खानी हो जाएगा, उसके अंदर कुछ खिला के चले जाएंगे सर, आरपीएफ, जीआरपी, दुनिया भर का इसमें एक्सपेंस होता है। जबकि मालगाड़ी में देखेंगे कोई एक्सपेंस नहीं, लो लाइट, बत्ती, सोफा, कुर्सी, टॉयलेट, बाथरूम, पानी, जीआरपी, सीआरपी, महिला सुरक्षा, कुछ तामझाम नहीं है। बस इसको तिरपाल से ढको, भेज दो जहां चला जाए। लेकिन हद देखिए, सारी कमाई 63% बेचारा इसी से कमाई होती है। और इसके साथ इतना बेवफाई होता है कि स्टेशन पे इसको 2-2 दिन रोक दिया जाता है। मतलब इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, कब कहाँ जाएगी। एक पैसेंजर ट्रेन आई, छोड़ दो इसको, ये बेचारा ठुकुर ठुकुर चलते हैं सर। एवरेज इनकी स्पीड 25 की होती है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी एवरेज होती है। बेचारों को सही से 100 किलोमीटर चलने का मौका नहीं मिल पाता है, जिस वजह से भारत में जो लागत आती है किसी चीज़ की वो बहुत महंगी आ जाती है। और कोई भी व्यक्ति अभी क्या है, सस्ता होने के बावजूद, सबसे सस्ता होता है पानी वाली जहाज से, उससे थोड़ा ही महंगा होता है ये फ्रेट ट्रेन है। मालगाड़ी बहुत ही सस्ता होता है, आप समझिए ट्रक से ना ये 10 गुना सस्ता होते हैं सब, इतना यहाँ पे ये सस्ते पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग इसका यूज नहीं करते क्योंकि पता ही नहीं है कब पहुंचेगा। तो इसी का कायाकल्प करने के लिए डीएफसी, डेडिकेटेड मतलब पूरी तरह से समर्पित, फ्री मतलब मालगाड़ियों के लिए, कॉरिडोर मतलब रास्ता, तो एक पूरी तरह से इनको समर्पित रास्ता बनाया गया जिसका नाम रखा गया डीएफसी, शॉर्टकट में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी। इस पर मालगाड़ी के अलावा एक भी सवारी गाड़ी को घुसने नहीं दिया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत 2006 में मनमोहन सिंह के समय रखी गई थी, लेकिन उस वक्त में बहुत ज्यादा इस पर वर्क नहीं हुए थे, क्योंकि कोई भी चीज की अगर आप आधारशिला रखते हैं तो शुरुआत के 3-4 साल तो उसके भूमि अधिग्रहण में ही लग जाता है। उसके बाद मोदी जी आए तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा विशेष ज्यादा ध्यान रह जाता है वहां पर, तो इसके लिए इसके काम में अब तेजी आई और 2022 तक ये खुल जाने की उम्मीद में रह रहा है। अब इसकी देखरेख कौन करेगा, जमीन कौन खरीदेगा, बिजली कौन लगाएगा, वहां पर ट्रेन कौन बिछाएगा, उसका लाइन तो कहा गया इंडियन रेलवे से कि आप ही कर दीजिए। तो इंडियन रेलवे के हम खुदे पगला गए हैं, हमारे पास इतना ट्रेन और हम नहीं हो पाएगा। तो डीएफसी जो है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसको एक अलग कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बस आगे जोड़ दीजिए कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसी को, यही कंपनी जो है ये क्या बनाती है, डीएफसी को देखरेख करेगी। अब ये डीएफसी दो तरह का होगा, एक पश्चिम में होगा तो इसे कहा गया डब्ल्यूडीएफसी यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये दिल्ली और नोएडा के पास स्थित दादरी से चलेगा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी मुंबई बंदरगाह तक पहुंचेगा, जो भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। जबकि दूसरा जो है वो पूरा पश्चिम वाला जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये कलकत्ता के पास दानकुनी से निकलेगा और पंजाब के लुधियाना तक जाएगा। और भारत सरकार की योजना है कि इसके पैरेलल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है, यानी बहुत बड़े बड़े कारखाने भी डालने हैं और इस साइड में भी, तो उन कारखानों को अगल बगल में ले जाने में भी सहूलियत हो, इसलिए डीएफसी का प्रोग्राम बनाया गया। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में डब्ल्यूडीएफसी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसको ईडीएफसी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। ये छोटा है, इसकी लंबाई 1504 किलोमीटर है। ये बहुत ज्यादा लंबा है, इसकी टोटल
टोटल लंबाई 1856 किलोमीटर है। इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जबकि ये 2022 तक लगभग कंप्लीट तैयार हो जाएगा। इसके आधे सेक्शन को अभी ही खोल दिया गया, जबकि ईस्टर्न डीएफसी को भी खोल दिया गया। इनके जितने स्टेशन हैं वो वर्तमान रेलवे स्टेशन के पैरेलल ही चलेंगे, बस उसके नाम के आगे न्यू लगा रहेगा। जैसे न्यू भावपुर, न्यू टुंडला, इस टाइप के इसके नाम लगेंगे, सबके आगे न्यू लगा रहेगा, क्योंकि एकदम नई तरह से। और ये हकीकत भी है, आज़ाद भारत में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे बड़ा प्रोजेक्ट अभी स्वतंत्रता के बाद नहीं लाया गया, क्योंकि इसमें जो हमारी वर्तमान रेलवे है ये तो अंग्रेजों ने बनाया था, उसी में धीरे धीरे सुधार करते करते लाए, लेकिन ये पूरी तरह से नया होगा। देखिए, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करते हैं तो आपका देश बहुत आगे नहीं जाएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितना होता है वो शिप से होता है। और भारत के 9 राज्य ही हैं जो बंदरगाहों से लगते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज अंदर के एरिया में भी जाते हैं। अब इन शिप पे हजारों की संख्या में कंटेनर होते हैं। अब होना क्या चाहिए कि इन कंटेनरों से सामान उतार के और जो भारत के बड़े बड़े जो कंपनी है उनसे जो सामान है निर्यात कर दीजिए, मतलब यहाँ से अनलोड करो, इसी पे लोड कर दो। तो इसके लिए जरूरी क्या था, हमें लॉजिस्टिक पार्क बनाना। अब भैया ये लॉजिस्टिक पार्क क्या होते हैं सब, तो देखिए यहाँ बंदरगाह होते हैं, यहाँ पानी वाली जहाजें लग गई हैं, ये अनलोड कर देगा यहाँ पर। जबकि भारत के अन्य हिस्से से जो कंपनियां भारत में ऑलरेडी रन कर रही हैं, चाहे वो हमारे यहाँ की कानपुर की कंपनी जो फैक्ट्रीज लगी हैं, नोएडा में जितनी कंपनियां हैं, गुड़गांव की जो मारुति कंपनी वगैरह, जो जितनी गाड़ी ऑटोमोबाइल्स वगैरह है, सब ये सब की कंपनियां ये अपना सामान ले आके यहाँ रख देती हैं। तो ये एक जगह ले आके रखने के लिए एक बड़ा सा जगह चाहिए ना, जिसे लॉजिस्टिक पार्क कहते हैं। जिस देश के पास ये लॉजिस्टिक पार्क रहेगा उसका आवागमन बहुत तेजी से होगा। कोई भी देश उससे आयात निर्यात करेगा कि भैया, ये जहाज भी क्या कहेगा कि भैया यहाँ हम डंप करते हैं और यहीं से हमको माल मिल जाता है, हमको खाली नहीं लौटना पड़ता है। अगर ये लॉजिस्टिक पार्क भारत में बन जाएगा तो चाइना में लॉजिस्टिक खर्चा यानी टोटल खर्चा जो होता है, ले आने ले जाने का खर्चा होता है, वो टोटल कॉस्ट का केवल 6% पड़ता है। यानी 100 रुपये का कोई सामान है ना, तो उसमें 94 रुपये उसकी वैल्यू है, 6 रुपये उसका लॉजिस्टिक यानी ले आने ले जाने में खर्चा है। जबकि भारत में जो है ना, ये लॉजिस्टिक का 30% तक पहुंच जाता है। यानी 100 रुपये का सामान है तो उसमें 30% तो समझ जाइए कि ऐसे ही ले आने ले जाने के लिए पड़ा है। अब ऐसे समझिए ना, केरला में जो नारियल पानी मिलता है केरला में, वो 5 रुपये का से 10 रुपये का मिलता है। जबकि आप दिल्ली, पटना, लखनऊ में पीजिएगा वही पानी को तो आपको 30 से 40 रुपये में पड़ेंगे। आप सोच रहे हैं 10 गुना, मतलब 10 गुना नहीं, मतलब 5 गुना ज्यादा महंगा पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बंदरगाहों के पास बड़ा सा लॉजिस्टिक पार्क बना दे, दुनिया में अभी सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क चाइना के पास है, उसके बाद बहुत बड़ा कंटेनर डिपो है हमारे यहाँ। अब देखिए, यहाँ जहाजें लगी रहती हैं, ऐसा नहीं जब जहाज का टाइमिंग फिक्स हो जाएगा तो वहां से चली जाएगी, अब आपका सामान आए ना आए। अब हम लोग को दिक्कत आता था कि ये हम लोग बंदरगाह के पीछे तो लॉजिस्टिक पार्क बना लिए थे, लेकिन इस लॉजिस्टिक पार्क तक पहुंचाने के लिए रेल लाइन नहीं था, क्योंकि वहां रेल लाइन को भी तो पहुंचाना है। उस लॉजिस्टिक पार्क के जस्ट पीछे यहाँ रेल लाइन लगा दीजिए कि यहाँ से जो भी फैक्ट्री है यहाँ पे डंप करे और यहाँ का माल यहाँ से लेके चले जाए। अब ये लॉजिस्टिक, इसके लिए डीएफसी का प्रोग्राम बनाया गया, जो अलग से मालगाड़ियां चलेंगी उसका ज्यादा बेहतर यूटिलाइज किया जा सके, इसलिए उसमें डबल स्टैक कंटेनर चलाया गया। मतलब एक कंटेनर नीचे और दूसरा कंटेनर उसके ऊपर। इससे क्या है कि बहुत ज्यादा माल की ढुलाई कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या ये है कि इसमें डीजल इंजन लगाया गया था। विश्व के जितने बड़े बड़े कंटेनर ट्रेनें हैं उसमें डीजल इंजन है ज्यादातर में। अब डीजल हम लोग को आयात करना पड़ता है, उसका महंगा, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण होता है। इसलिए भारत सरकार ने यह डीएफसी एक और डीएफसी की रेल लाइन बिछाने का टेंडर दिया। दूसरा बिहार के मधेपुरा में एल्स्टम जो कंपनी है, एल्स्टम फ्रांस की कंपनी, उससे हम लोगों ने 12,000 हॉर्स पावर का WAG वैग 12 नाम का इंजन बना लिया। अब ये इंजन जो है ये इतना बेहतरीन इंजन है कि ये इंजन इलेक्ट्रिक से चलता है, जिससे पर्यावरण का लॉस नहीं होता है, और इलेक्ट्रिक से हम लोग इस डबल स्टैक कंटेनर को खींच सकते हैं लोग। इस इलेक्ट्रिक के चलने की वजह से हम लोग जो सालाना डीजल पे खर्च होता है उसमें 12,000 करोड़ रुपए तक हम लोग बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ी राशि हो जाएगी। देखिए, इन कंटेनरों को ऊपर से रखने के लिए आप ऑटोमेटिक इसमें लॉक सिस्टम होते हैं, ये एक दूसरे से गिर नहीं सकते हैं, यहाँ बेहतरीन ढंग से लॉक हो जाते हैं। ये इस पे रखने पे इसका इस तरह से लॉक होता है, लॉक करने पे घुमा देना, ये इसको घुमा देने से ये पूरी तरह से एक कंटेनर दूसरे कंटेनर पर लॉक हो जाएगा। अब छुड़ाएंगे भी तो नहीं छुड़ेगा। देखिए, जैसे ये क्रेन से इस कंटेनर को उठाया जा रहा था, कोनो बकलोलवा इसका लॉक नहीं छुड़ाया ना, तो देखिए ट्रक में उठा लिया है। दिख रहा है आपको, ट्रक तिरछा हो गई है, यहाँ पे ट्रक में उठा लिया है। तो ये लॉक इतना जबरदस्त पकड़ा रहता है ना कि जब तक लॉक नहीं छुड़ाएंगे तो छोड़ेगा ही नहीं, कितना भी गिर जाए ये उसी के साथ एकदम लॉक हो जाएगा। भारत सरकार अरबों खरबों रुपए जो खर्च कर रही थी, तो इसके लिए सरकार का
पूरा ध्यान था कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जो अगले 200 से 300 साल तक चल सके। इसलिए इसको इतना बेहतरीन ढंग से बनाया गया कि इसमें इतनी मजबूती बनाई गई कि जो वर्तमान ट्रेनों की स्पीड है 30 किलोमीटर, उससे बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस पर मालगाड़ियां फुली लोडेड होकर गुजर सकती है। इतने ही स्पीड पर इसका ट्रायल किया गया है, जबकि हालांकि जब चलाया जाएगा तो इसे 80 70 से 80 ही रखा जाएगा। इतने स्पीड पर चलने से मालगाड़ियों को हम 24 घंटे के, डीएफसी का कहना भी है कि हमारा एजेंडा यही है कि हम 24 घंटे विद इन डे हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई दे सके। देखिए इसे 24 घंटे में सप्लाई से बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि दिल्ली के पास अगर कोई कार कंपनी बनती है तो 200 कार को अगर मान के चलिए उसे सऊदी अरब निर्यात करना है तो 24 घंटे के अंदर उसे दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगा। मुंबई में कोई शिप लगा है सऊदी अरब का, वो लेकर वहां चला गया। अब पता हमारे यहाँ क्या होता था ना, सऊदी अरब का कोई शिप लगा है, 3 दिन से वो बंदरगाह पे लगा है, बंदरगाह वाले उसका चार्ज कर देंगे, सबकी जल्दी हटा यहाँ पे, वो कहेंगे ट्रेन में आई भी नहीं कि मलगड़िया उधर रोके हैं सब मुगल सराय में, हम क्या करें यहाँ पे। 6-6 दिन तक लगी रहती थी, तो उधर उसका किराया, इधर इसका लेट हो रहा है इसका। ये ट्रेन एक बार में 13,000 टन सामान को ले जा सकती है, जबकि एक ट्रक जो होता है वो 10 टन को ले जाता है। यानी ये सड़कों पे से समझ जाइए कि 1300 ट्रक का बोझ हटा देगा। अब आप कहेंगे कि ट्रक वाले बेरोजगार होंगे, ऐसा नहीं बेरोजगार होंगे भैया, ये तो केवल मेन रूट पे चलेंगे, फिर इसको उतार के ले आने के लिए ट्रक की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी वहां पर। और इनके बीच का खासा ध्यान रखा गया है कि जो इंडियन रेलवे को जिस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो एक रेलवे लाइन दूसरे लाइन की काफी करीब थी, जबकि इसको ध्यान रख के इसमें काफी ज्यादा दूरी बनाई गई है। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों के बीच की जो दूरी है इंडियन रेलवे की और डीएफसी की, दोनों सेम ही है, लेकिन जो चौड़ाई है डिब्बों की वो बहुत ही ज्यादा है। अगर हम इतने चौड़े डिब्बे को डीएफसी के मालगाड़ी के डिब्बों को इंडियन रेलवे पे लाएंगे तो जब वो प्लेटफॉर्म से करीब से गुजरेंगे ना तो उनकी चौड़ाई ज्यादा होने की वजह से फोड़ देंगे प्लेटफॉर्म को। वो 24 घंटे के अंदर अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के उद्देश्य के लिए ही इसमें खासा ध्यान रखा गया। इसे इंडियन रेलवे की तरह लेवल क्रॉसिंग नहीं दिया गया कि यहाँ पे क्रॉसिंग लगा दीजिए दुर्घटना हो गई, ये होगा। इसके लिए क्या किया गया, ऊपर पुल बना के ले गए हैं लोग, जहां पुल संभव नहीं था वहां पर अंडर पास बना के लेके गए हैं लोग। जैसे मान के चलिए ये ऊपर निकल गई, यहाँ पर गाड़ियों को निकलने के लिए अंडर पास है, मतलब एकदम लेवल में क्रॉसिंग नहीं है, इसे कहते हैं लेवल क्रॉसिंग। ट्रेन का भी वही लेवल है, सड़क का भी वही है, तो लेवल क्रॉसिंग नहीं है, जहां ऊपर से ले जा सके नहीं तो अंडर पास से लेके गए। इसमें हरियाणा के पास अरावली पर्वत में एक बहुत बड़ी बाधा आ रही थी, बीच में अरावली पर्वत था, उसे घुमाने पे लगभग 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी पड़ जाती। अब 40 किलोमीटर दूरी को कम करने के लिए बीच में से सुरंग खोद दिया गया 1 किलोमीटर लंबा। ये सुरंग बहुत बड़ा नहीं है 1 किलोमीटर, लेकिन दुनिया में अपनी तरह का पहला है, क्योंकि इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा रखी गई है कि ये डबल स्टैक कंटेनर को ले जा सकता है। लेकिन डबल स्टैक कंटेनर ले जाना बहुत बहादुरी नहीं थी भैया, डबल स्टैक के अलावा ये इलेक्ट्रिक डबल स्टैक को ले जा सकता है, क्योंकि डबल स्टैक कंटेनर के ऊपर अभी 2 फीट ऊपर उसका वायर रहता है। तो ये दुनिया का पहला ऐसा टनल है जिसमें इलेक्ट्रिक डबल स्टैक कंटेनर ले जा सकते हैं, वो इससे भी ऊंचा होता है। ये हरियाणा के पास सोहना में इसे बनाया गया है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ एक जेसीबी खड़ी है, आप देखे होंगे जेसीबी अपने बहुत ज्यादा हाइट पर होती है, उस जेसीबी से 3 गुना हाइट अभी और है इस टनल के अंदर। ये वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर पे यानी WDFC के मार्ग पर ये पड़ा है। इतने बड़े रूट पर चलाने के लिए हमें कहीं ना कहीं से कंट्रोलिंग के लिए जरूरत पड़ती है, तो इसमें कंट्रोल करने के लिए इलाहाबाद में, जिसका अभी का नाम प्रयागराज है, तो इलाहाबाद में बनाया गया है ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। इसी में बैठकर, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑपरेशन कंट्रोल सिस्टम है, एक अकेले बिल्डिंग में बैठकर पूरे रूट के ट्रेनों पर हम नजर रख सकते हैं, कहां पे कौन ट्रेन है, हर एक रूट पर यहीं से कंट्रोल कमांड दिया जाएगा। हालांकि लोडिंग और अनलोडिंग करने का, सामान को उतारने का, ये सारी जिम्मेदारी जो रहेगी वो स्टेशन मास्टर की रहेगी। अब इसमें 2 तरह के स्टेशन रहेंगे, एक कंटेनर स्टेशन रहेंगे जहां से सामान को लोड कर सकते हैं और उतार सकते हैं, और कुछ प्रेसीडिंग स्टेशन रहेंगे। प्रेसीडिंग स्टेशन क्या है कि ऐसे स्टेशन जहां पर मेन लाइन, जैसे एक ये आने वाला रास्ता है, ये जाने वाला रास्ता है, इसके अलावा इसमें 1-2 और लाइनें दे दी जाएगी। क्यों दे दी जाएगी? जैसे मान के चलिए ये ट्रेन आ रही है, इसमें कार है या बाइक है, ट्रैक्टर है, कुछ भी है, और इसके पीछे एक और ट्रेन है जिसमें दूध रखा हुआ है, अमूल का दूध है सपोज कर लीजिए, तो भैया उसको पहले निकालो ना, उसका दूध फट जाएगा। ये कार थोड़ा सा 2 घंटा लेट में भी चलेगी तो दिक्कत नहीं है, तो क्या कैसे लड़ाएंगे, फोड़ के नहीं ना ले जाएंगे। तो इसको क्या किया जाएगा ना, वहीं से रूट घुमा के इधर खड़ा कर दिया जाएगा, ये ट्रेन उधर खड़ी हो जाएगी, इस रूट से प्रेसीडिंग दे दिया जाएगा कि हाँ भैया तुम जाओ, तुमको खराब होने वाला सामान है तुम लेके चले जाओ। तो ये प्रेसीडिंग स्टेशन है यहाँ पर, जबकि डिपो स्टेशन अलग होते हैं। ये एक रूट पर एक दिशा से 120 ट्रेन ले जाने का प्लानिंग है भारत सरकार की। 120 यानी 120 इधर से 120 इधर से, टोटल 240 ट्रेनें चलेंगी इसमें।
जो डीएफसी का मेन स्टेशन होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पर कंटेनर को उतारने और उसको चढ़ाने के लिए एक अलग से क्रेन लगे रहेंगे और इसके बगल में एक बड़ा सा एरिया होगा। वो सवारी की तरह ऊंचा प्लेटफॉर्म नहीं होगा, ये मालगाड़ियों को उतारने के लिए जगह दिए गए हैं और ये कंटेनर डिपो रखे रहेंगे। यहाँ पर गाड़ियाँ होंगी जो जैसे जिसका सामान है, मान के चलिए किसी को अजमेर के पास से पत्थर को भेजना है दुबई में, बुर्ज खलीफा में संगमरमर लगने वाला है, तो राजस्थान के भरतपुर से निकाला जाएगा ये पत्थर और उसको कंटेनर में रखिए या जैसे भी रखिए और इस पे लाद दीजिए, ये लेके चला जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और वहां से भेज देगा दुबई, जाओ बुर्ज खलीफा में लग जाना पत्थर। वर्तमान रेलवे स्टेशन की सबसे बड़ी खराबी क्या है, जो लूप लाइन है यानी मेन लाइन के अलावे जो लूप लाइन साइड में रहती है उसकी टोटल लंबाई 700 मीटर है। अब 700 मीटर से लंबी ट्रेन को खड़ी ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 700 मीटर से लंबी होगी तो जाके वो मेन लाइन पे खड़ी हो जाएगी तो पूरी ट्रेन को ब्लॉक कर देगा। इसलिए मजबूरी है कि अभी मालगाड़ी भी 700 मीटर ही हो सकती है, जबकि जो डीएफसी के रेलवे लाइन है ये 2 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। पहला तो भाई ये डबल स्टेक है, उसमें से 2 किलोमीटर लंबा है, तो हम का जो लॉजिस्टिक खर्च आएगा बहुत ही मामूली हो जाएगा, क्योंकि भैया 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन को वो भी डबल स्टेक यानी लगभग 4 किलोमीटर लंबी ट्रेन हो जाएगी। खींचेंगे कितने लोग, 2 लोको पायलट यहाँ पे है, 2 बीच में बैठेगा और 1 गार्ड पीछे बैठ जाएगा, तो लोग 5 से 7 लोग इसको मिलकर उतनी भारी भरकम ट्रेन को खींच सकते हैं। इसके ट्रैक को बिछाने के लिए एक नया ट्रैक लेइंग मशीन को लाया गया था। ये मशीन जो थी एक दिन में 1.5 किलोमीटर ट्रैक को बिछा देती है। बिछाए जाने वाले स्लीपर है वो इसे स्पेशली बनाया गया है। इसमें जो लोहा है वो भी काफी मजबूत है। इसका जो लोहा, ये रेल जो बनाया गया है, ये 1 मीटर रेल की लंबाई 68 केजी है। इसमें फिश प्लेट का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी गैपिंग नहीं छोड़ी गई है। केवल जो गैपिंग छोड़ा गया है वो ब्रिज के पास छोड़ा गया है, बहुत मामूली का। इसमें बेहतरीन ढंग के स्टील और लोहे का प्रयोग किया गया। स्पीड बरकरार रखने के लिए इसमें ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का प्रयोग किया गया। ये सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग एक ऐसा सिग्नल होता है जहां कहीं ट्रेन खड़ी रहती है तो उसके पीछे क्या करता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई ट्रेन खड़ी है यहाँ पे, तो उसके जस्ट जो पीछे का सिग्नल होगा वो रेड हो जाएगा, कहेगा भैया तुम ट्रेन यहाँ रुक जाओ, तो पीछे कोई ट्रेन नहीं आएगी। और इसके जो 1 किलोमीटर पहले जो ये आपका सिग्नल लगाया गया वो येलो हो जाएगा। येलो का मतलब तुम 30 के स्पीड से आओ। उससे पहले जो रहेगा वो ऑटोमेटिक डबल येलो हो जाएगी, भैया 60 की स्पीड से आओ। और उसके पहले वाला रहेगा वो ग्रीन हो जाएगा। ये कोई स्टेशन मास्टर नहीं कर रहा है, ये ऑटोमेटिक है। जहां कहीं ट्रेन खड़ी रहेगी उसका यही पैटर्न है। कोई भी ट्रेन के पिछले का जो और इसके पीछे का पूरा ग्रीन रहेगा। अब मान के चलिए वो ट्रेन अचानक गड़बड़ा गई, उसके कोई इंजन फेल हो गया, वो रुक गई। अब जैसे रुकी तो ऑटोमेटिक सिग्नल है, ये रेड, येलो, ये डबल येलो, ये ग्रीन। पीछे से कोई सुपर फास्ट आई, ग्रीन देख के धड़धड़ा गई यहाँ पे, यहाँ देखी तो भैया डबल येलो 60 चलो, फिर देखिए येलो 30 चलो, फिर देखिए रेड रुक जाओ यहाँ पर। अब इसको करने, इसमें एक्सीडेंट की खतरा भी कम हो जाता है और धड़ल्ले से ट्रेनें चलती रहती है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पीछे का 4 सिग्नल का पैटर्न यही रहने वाला है। कोई भी आएगा धड़धड़ा के उसको मिलेगा ग्रीन, आगे देखेगा डबल येलो 60 हो जाएगा, येलो 30 हो जाएगा, रेड होगा रुक जाएगा, और यहाँ आके रुक गया, कहेगा अच्छा चलिए तो हम भी चलेंगे। जैसे इस डायग्राम में देखेंगे यहाँ एक ट्रेन खड़ी है, इसके पीछे रेड है, येलो, डबल येलो और ग्रीन। भारत ने इसमें बहुत ही पावरफुल WAG-12 इंजन का प्रयोग किया है। ये ट्विन इंजन है, इसमें 2 इंजन एक साथ है। हालांकि दोनों को अलग कर देंगे तो काम नहीं कर पाएगा, दोनों एक साथ ही काम करते हैं, जिससे ये बोबो प्लस बोबो बन सके इंजन को। इसके बारे में एक अलग इंजन में बना चुके हैं। WAG-12 इंजन जब ये बना था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। हालांकि ये अकेले इसको नहीं, ये खींचने में क्षमता इसके पास है, लेकिन बावजूद इस ट्रेन के बीच में, अब 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन रहती है तो बीच में एक WAG-9 इंजन को जोड़ दिया जाता है। हालांकि ये कोको टाइप का इंजन है, इसके बारे में भी हम इंजन में अलग से बता दिए हैं। तो ये लगा दिया जाता है। इसका रीजन क्या है कि अगर एक ही इंजन से आप पूरी ट्रेन को खींचेंगे, लगभग आप 13,000 टन का, तो सारा तो लोड इसी कपलिंग पर पड़ता है। ऐसे चुरा कहीं कपलिंग में उखड़ गया, इंजन तो खूब पावरफुल है, खींच लिया और पूरा लोड है, कांक के खींचेगा इतना बड़का ट्रेन को, मान के चलिए ये इंजन, और यहाँ पे सोच रहा है कपलिंग है तो ये खींचने का तो ये खींच देगा, कपलिंग में उखड़ जाएगा तो छिटा जाएगा इसे यहाँ पर। इसलिए बीच में एक कहीं पे एक एक्स्ट्रा इंजन जोड़ दिया जाता है ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सके। साथ ही इसमें एक और चीज किया जाता है, ब्रेकिंग सिस्टम अच्छे से लग सके, क्योंकि ब्रेक के लिए जो प्रेशर जनरेट किया जाता है वो इंजन से ही प्रेशर को, वैक्यूम को जनरेट किया जाता है। और वो आते आते पीछे आते थोड़ा सा वो पावर उसका कम हो जाता है, इसलिए बीच में कहीं इसमें इंजन लगा दिए। तो ये तो भैया 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन है शेषनाग। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 1950 में हमारे कुल ट्रांसपोर्टेशन का
80% ट्रांसपोर्टेशन रेलवे द्वारा होता था, लेकिन रेलवे की इस खस्ता हालत को देखते हुए जो ट्रांसपोर्टेशन था वो ट्रकों पर शिफ्ट हो गया। अब ट्रक महंगे भी होते हैं और इससे एक्सीडेंट वगैरह की कभी खतरा ज़्यादा होता है और ट्रक से बहुत ज़्यादा सामान को नहीं भेज सकते हैं आप लोग, ट्रेन का सहारा लेना ही पड़ेगा। इस सब कुछ जानने के बावजूद 2020 में टोटल जो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका महज 30% ट्रांसपोर्टेशन रेलवे करती है, जो हमारे लिए बहुत दुखद है, क्योंकि रेलवे करेगी तो बहुत सस्ता होगा और हम लोग को सामानें सस्ती मिलेगी। इसीलिए डीएफसी को लाया गया है। ये डीएफसी जब लॉन्च हो जाएगी पूरी तरह से तो 2050 तक हम लोग अपने टोटल ट्रांसपोर्टेशन का 50% माल की ढुलाई हम किससे करेंगे? ये फ्रेट कॉरिडोर से करेंगे, हम मालगाड़ियों से, जिससे कि हमारे जो अभी के जो भी चीज़ों के कॉस्ट आते हैं वो लगभग 40% उसमें गिरावट आ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन को काट देने की वजह से। हालांकि इसके अलावे भी और भी डीएफसी का प्रोग्राम रखा गया है। एक नॉर्थ साउथ डीएफसी है, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक चला जाएगा। अब चेन्नई के कोयला को ला सकता है, दिल्ली के ऑटोमोबाइल को ला सकता है। चेन्नई में बहुत बड़ा होंडाई कंपनी का फैक्ट्रीज वगैरह है, सब बहुत ज़्यादा है। वहाँ की चीज़ों को आराम से आप ये मध्य भारत में ले जा सकते हैं। पूरा पश्चिम मुंबई से कोलकाता जा सकता है, कोलकाता की चीज़ें मुंबई आराम से आ सकती है, यहाँ आ सकती है। पूर्वी तटीय डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो जाएगा, ईस्टर्न कोस्टल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये अभी ये सब प्रस्तावित है, अभी तो ये नहीं है। तो ये तो अभी 2023, ये इधर वाला जो पश्चिमी है ये 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा और ईडीएफसी का आधा हिस्सा 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसे प्राइवेट लोग मिलकर बनाएंगे, यानी 2024 तक ये फाइनल हो जाएगा, 22 तक ये वाला फाइनल हो जाएगा। उसके बाद इसमें काम लगेगा जो 2028-30 तक आगे जाके कंप्लीट होगा। डीएफसी से एक हिडन भी फायदा है जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी पैसेंजर ट्रेनों पर एक ही पटरी पर हमारे यहाँ लोड ज़्यादा है, पैसेंजर ट्रेनों का भी लोड ज़्यादा है और मालगाड़ियों का भी लोड है। इस वजह से हमारी पैसेंजर ट्रेनों की भी स्पीड प्रभावित होती है, इनकी टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाती है। और यहाँ पर एक और भी खराबी क्या होती है कि इनके ट्रैक पर इतना ज़्यादा कंजम्पशन है तो ये ट्रैक मेंटेनेंस भी नहीं हो पाते हैं। ट्रैक मेंटेनेंस की कमी की वजह से अक्सर रेल दुर्घटनाएँ होती हैं हमारे यहाँ, तो इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो खैर हम लोग बहुत जल्दी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शिफ्ट हो जाएंगे। ज़्यादातर ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारे इंडियन रेलवे के पैरेलल ही आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आप डीएफसी समझ गए होंगे। इसमें भी इंडियन रेलवे की तरह ही वैकेंसी निकलेगी, डीएफसीसीआईएल करके इसमें वैकेंसी निकलेगी और ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो इसमें काम चल ही रहा है ईडीएफसी में। मिलेंगे नेक्स्ट स्टेक में। इसके कॉपलिंग पे ज्यादा जोर ना पड़े इसलिए इसके बीच में एक ग्रीन कलर का आप देखेंगे वैग 9 इंजन को जोड़ा गया है। ये क्या करता है? ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन पे थोड़ा मदद करता है, कॉपलिंग को टूटने से रोक देगा। ये सेम स्पीड से देखिए दोनों डबल लाइन से होगी, उधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। 24 घंटे में पूरे भारत में ये कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकती है। दोनों साइड से डबल स्टेक रहेगा, बीच में काफी ज्यादा दूरी है, जबकि इंडियन रेलवे में इतनी दूरी नहीं रहती है ट्रैक के बीच में। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 1950 में हमारे कुल ट्रांसपोर्टेशन का 80% ट्रांसपोर्टेशन रेलवे द्वारा होता था, लेकिन रेलवे की इस खस्ता हालत को देखते हुए जो ट्रांसपोर्टेशन था वो ट्रकों पर शिफ्ट हो गया। अब ट्रक महंगे भी होते हैं और इससे एक्सीडेंट वगैरह की कभी खतरा ज्यादा होता है और ट्रक से बहुत ज्यादा सामान को नहीं भेज सकते हैं आप लोग, ट्रेन का सहारा लेना ही पड़ेगा। इस सब कुछ जानने के बावजूद 2020 में टोटल जो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका महज 30% ट्रांसपोर्टेशन रेलवे करती है, जो हमारे लिए बहुत दुखद है, क्योंकि रेलवे करेगी तो बहुत सस्ता होगा और हम लोग को सामानें सस्ती मिलेंगी। इसीलिए डीएफसी को लाया गया है। ये डीएफसी जब लॉन्च हो जाएगी पूरी तरह से तो 2050 तक हम लोग अपने टोटल ट्रांसपोर्टेशन का 50% माल की ढुलाई हम किससे करेंगे? ये फ्रेट कॉरिडोर से करेंगे, हम मालगाड़ियों से, जिससे कि हमारे जो अभी के जो भी चीज़ों के कॉस्ट आते हैं वो लगभग 40% उसमें गिरावट आ जाएगी। आज हम इस वीडियो की तो फ्रेट कॉरिडोर्स जो हैं जो इंडिया बना रहा है उसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो कितना जो है गेम चेंज कर सकते हैं और वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए, और हमने इसे रिलेटेड वीडियोस भी पहले देखे हैं। बट मैं कहूंगी कि वाकई में ये इतने इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, मुझे लगता है कि जो कि आपका सारा सिनेरियो चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से खान सर ने डिटेल में बताया कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए और अगर ये चीजें ऐसे होंगी तो कितना ज्यादा फायदा होगा। सबसे ज्यादा फायदा तो मौसम ये देखो ये है ना कि एक तो टाइम की बचत होगी और जो प्राइस रेंज है उसमें काफी ज्यादा कमी आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही होती हैं और आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं या जो आप चीजें टाइम पर भेजना चाहते हैं उसमें भी काफी ज्यादा आपको काफी सारे मैं बोलूंगी कि ऑर्डर्स मिल सकते हैं उसमें। उसके अलावा मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा अगर खासतौर पर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो काफी ज्यादा जो है बदलाव कर रहा है। जैसे कि अगर हम यूएस में तो ट्रेन की वीडियो देखता रहता हूँ जो फ्रेट्स वगैरह की हैं, तो अभी भी अगर हम दूसरे मुल्कों की देखें वेस्टर्न कंट्रीज जैसे
जैसे यूएस की बात करें तो ज्यादातर अपने इंजन जो है डीजल इंजन इस्तेमाल करता है फ्रेट खींचने में, लेकिन इंडिया ने जो है ये काफी ज्यादा जो है इसमें वो चेंजिंग लेकर आया है, जो नया इंजन जो बनाया है चाचा आगे बढ़िए, चाचा यहाँ चलिए, चाचा वहाँ चलिए, अंदाज भी थोड़ा ऐसा था ना देख के मतलब तरीके से बोर नहीं होगा। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यार, बहुत बड़ा, जब से इंडिया बना है वो ये बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ा आज तक का, हाँ इंडिया का प्रोजेक्ट है सबसे बड़ा। और कितना इसमें लागत आएगी ये वैसे इन्होंने नहीं बताया कि इसमें खर्चा कितना है। खर्चा तो अच्छा बता, 1200 करोड़ तो सेव कर रहे हैं, खर्चा भी अब देखना पता नहीं कितना होगा। 1200 करोड़ सिर्फ एक इंजन से बचेगा अगर वो इलेक्ट्रिफाइड कर दिए, जो कि है भी इलेक्ट्रिफाइड। 2 नेटवर्क हैं जो फिलहाल अभी बने, बाकी इसके अलावा और भी हैं। इससे पहले हमें नॉलेज यही था कि ये सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन इसमें मतलब पूरे वीडियो देखने के बाद पता चला 3-4 और भी हैं जो कि 2030 तक कंप्लीट होंगे। लेकिन पहले बनेगा ईस्टर्न वाला जो कि JNPT से दिल्ली वाला जो है, और फिर लुधियाना से जो कोलकाता वाला है, वो वैसे ज़्यादा बड़ा है लेकिन वो भी 2022 तक बन जाएगा, लेकिन आधा बाकी 2024 तक वो पूरा कंप्लीट होगा। लेकिन 2024 समझ में आया DFC आला, मतलब मुझे तो एक पॉइंट समझ में आ गया यार कमाल है ये शख्स, क्या डिटेल से, क्या खूबसूरती से, क्या क्लियरिटी से इसकी वो तंज़ो मज़ा जो होता है ना वो तो अलग ही बात है। इंटरेस्टिंग फैक्ट रखते हैं सर, और सर जिस तरीके से समझाते हैं मैं कहता हूँ मतलब किसी को भी समझ आ जाए, डल से डल स्टूडेंट भी हो ना, टीचर है बेसिकली ना, टीचर है और सब स्टूडेंट से ही बात कर रहे हो, लेकिन कमाल मतलब उन्हें समझाना और किस तरीके से हमें ये चीज़ समझ में आई। और ये प्रोजेक्ट इंडिया की लिए मैं कहता हूँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट समझा रहे थे। मुझे मेरे एक टीचर याद आ गए, मुबशिर सर, वो बिल्कुल हमें इस तरीके से पढ़ाते थे जैसे मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पढ़ा रहे हैं और मैं उनका लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ। तो मुझे खैर खुशी हुई है इनको देख के। एक तो इनका वो बताने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा था, जो कि बिल्कुल वाकई टीचर की तरह था, और मेरे ख्याल से ये कोई टीचर ही हैं, खान सर। इनकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी। अब बात करते हैं इस कॉरिडोर पे, तो मेरे ख्याल से ये जो मैंने 1-2 वीडियोस देखी थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि 2050 तक इंडिया जो है सुपर पावर बन जाएगा। इम्प्रूवमेंट आ रही है, और इतना बड़ा ये ट्रैक DFC के हवाले से जो है बनाया है, ईस्ट और वेस्ट। जी हाँ, तो मालगाड़ी के लिए एक अलग से एक ट्रैक बिछाया जा रहा है जिससे कि 120 ट्रेनें यहाँ से चलेंगी, 120 वहाँ से आएंगी, तो ये कितना यानी कि ट्रेड में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, बनिस्बत ट्रकों के इस पर जो है एक तो सामान भी ज़्यादा आ सकता है, और इसकी स्पीड भी इन्होंने बढ़ा दी। इंजन जो है बहुत ज़्यादा हेवी इंजन रखा है, 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार।